तो हेलो एवरीवन। एफएमसीजी सेक्टर एज अ होल में आप देखते हैं कि बहुत अलग अलग कंपनियां हैं हमारी। मोस्टली जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं सभी काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं। तो उसी सेक्टर में क्या करते हैं, एक छोटी कंपनी को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज। आई थिंक 1 या 2 साल पहले ये कंपनी लिस्ट हुई थी। फिर इसका नाम इन्होंने चेंज कर लिया था, नर्चर करके इनका नाम इन्होंने चेंज किया है। 1000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की कंपनी है। अब जैसे और भी बाकी कंपनीज देखते हैं, जैसे एचओएसी फूड एक कंपनी होगी, अन्नपूर्णा स्वादिष्ट एक कंपनी है, मधुसूदन मसाला एक कंपनी है। कहने का मतलब क्या है, ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ये सब कंपनियां हैं क्या, ये सब बेसिकली आपके रीजनल पॉकेट्स हो गया। कुछ आपके गुजरात बेस्ड है, कुछ आपके महाराष्ट्र बेस्ड है। अन्नपूर्णा स्वादिष्ट है वो आपके आसनसोल या फिर जो वेस्ट बंगाल रीजन हो गया वहां से बेस्ड है। तो अगर आप एफएमसीजी सेक्टर एज अ होल देखोगे ना, तो यहाँ पे किसी को अगर नेशनल लेवल प्लेयर बनना है तो वो अपने अपने रीजन से शुरुआत कर रहे हैं और वो वहां से कोशिश कर रहे हैं कि एक नए नए स्टेट्स में जाए, आप वहाँ पे पेनिट्रेट कीजिए, अपने डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल्स है उसको स्ट्रेंथन करने की बातें करते हैं। अपने स्टॉकिस्ट हो गया, जो भी होलसेल पार्टनर्स हो गए, सेल्स टीम हो गई, उन सबको बढ़ाते हैं और उस तरह से आगे बढ़ने की बात करते हैं। बट इसमें क्या होता है ना, जब हम लोग अलग अलग कंपनीज को देखते हैं तो जनरली एक एफएमसीजी सेक्टर एज अ होल में यहाँ पे आप देखते हैं कि कंपटीशन काफी ज्यादा है। क्योंकि क्या होता है, जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया वहाँ वहाँ जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो अपने लोकल रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके उनसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कम दामों में सेल करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे आपकी कॉम्पिटिशन आस्पेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए ये इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज या फिर नर्चर वेल इंडस्ट्रीज जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं इस कंपनी के बारे में बताऊं आपको, एक अगर आपको देखना है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं हम लोग, तो क्या है, कंपनी आपकी राजस्थान से निकली हुई कंपनी है। नीम राना करके एक जगह है, वहां पे इन्होंने क्या किया है, 2023 में इन्होंने एक प्लांट एक्वायर किया बेसिकली। आप ऐसे समझ लीजिए वो प्लांट आपकी लो कैपेसिटी पे चल रहा था। तो इनके जो मैनेजमेंट है, मिस्टर गोयल और आई थिंक मिस्टर टंडन, ये इनके मैनेजमेंट है। तो ये लोगों की जो बेसिकली अगर आप इनका बैकग्राउंड देखोगे ना, तो इन्होंने आपकी स्टेनलेस इंडस्ट्री हो गई, फिर आपकी बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिर आपके किचन वेयर हो गया, इन सभी सेक्टर में काम किया है। तो वहां से एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। अभी इन्होंने 2023 में आपकी बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर के अंदर एंट्री ली है। तो ये प्लांट एक्वायर किया है। अब इस प्लांट को एक्वायर करने के बाद ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, दो तरह के बेसिकली एस्पेक्ट्स को लिया है। तो सबसे पहले सिंस हम बात कर रहे हैं तो देखिए किस ज्योग्राफीज में ये सर्व करते हैं। तो ये आपके अनलाइक नेशनल प्लेयर्स नहीं है, ये आपके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज होती है, वहां पे आप ये सर्व करते हैं। आपके राजस्थान वगैरह हो गया, वहाँ की जो छोटी छोटी सिटीज वगैरह हो गई, वहाँ पे जाके लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो यहीं से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये एक हाई कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। इनकी जो प्रोडक्ट्स होगी, सिंस ये वेल एस्टेब्लिश्ड नेशनल लेवल ब्रांड नहीं है, इनके पास मार्जिन के इशू होंगे। और ये तो इनका डोमेस्टिक सेगमेंट हो गया, तो ये बेसिकली डोमेस्टिक चीजों में काम करने की बात कर रहे हैं। वहां पे बेचते क्या है ये लोग, आपके ये बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए ना, आपके ये बिस्किट्स हो गया, फिर आपके रस्क हो गई, तो ऐसी सारी चीजें बेचते हैं। अब अगर आप इनका पूरा रेवेन्यू देखोगे लास्ट 2-3 साल का, अगर हम देखें तो इनका जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कितना रेवेन्यू को सर्व करता है, लगभग आप देखिए 20-25% इनका डोमेस्टिक मार्केट से आता है और लगभग 70-75% जो है वो आपका एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट मार्केट में ये लोग क्या कर रहे हैं। तो अगेन इनकी कैपेसिटी इनका आ गया, सब्सिडरी के वाया ये लोग पूरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कुछ 2 या 3 हजार मेट्रिक टन की इनकी कैपेसिटी है। तो उसके वाया इनकी जो ज्योग्राफी है, तो हमने इंडिया के केस में देखा ये लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में सर्व कर रहे हैं। तो कुछ वैसा ही, तो बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो वहां पे भी ये कंपनी देखेंगे, जैसे इंडिया के केस में हमने देखा कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में काम कर रहे हैं। तो वैसे ही एक्सपोर्ट में भी ये लोग टीयर मतलब छोटे शहरों में काम करते हैं। अब ये कौन सी ज्योग्राफी में काम करते हैं, तो आपकी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है हमारा, वहाँ पे तंजानिया, इस तरह की जो कंट्रीज है वहाँ पे काम करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वहां तक ये अपना प्रोडक्ट्स पहुंचाते कैसे हैं। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, अगर आपने वो हिंदुस्तान फूड सीखा है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है ना वो, तो कुछ वैसा ही काम करते हैं। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, अब देखिए ये लोग एक छोटी कंपनी है, तो इनके पास उतनी सारी कैपेसिटीज नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जाते हैं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है कहाँ पे, ये आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, जैसे हमने अभी बात किया था पिछले वीडियो में भी। तो वहां पे जाके ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहां पे इनका जो बेसिकली ब्रांड अपनी लगाते हैं और उसको जाके गल्फ की कंट्रीज जो है, जहाँ पे अभी पूरा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं। वहां पे आपके ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, स्टॉकिस्ट्स होते हैं, उनसे बातें करते हैं। कंसोलिडेटर्स होते हैं जो सारे इन्वेंट्रीज को इनसे परचेस करता है और फाइनली जाके उसको अफ्रीकन मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो ये इनके इंटरनेशनल मार्केट है, लगभग 70 से 75% रेवेन्यू वहां से आता है और जो डोमेस्टिक मार्केट है 20 से 25% रेवेन्यू आता है। अब देखिए यहीं पे जो मार्जिन के डायनामिक्स है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिंस मैंने अभी बात किया कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपने ये देखा कॉम्पिटिशन हाई है तो आपको मार्जिन कम मिलेंगे। तो जो इंडियन मार्केट है ना, वहां पे इनको जो ग्रॉस मार्जिन मिलता है, मतलब डबल डिजिट मान लीजिए, या फिर हाई सिंगल डिजिट या डबल डिजिट के
आसपास मिलता है, तो लगभग 10% के आसपास इनको ग्रॉस मार्जिन वहां से मिलता है। और अगर हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो वहां पे लगभग 13%, 11% इसके आसपास इनका ग्रॉस मार्जिन मिलता है। अब ग्रॉस मार्जिन इतना हो गया तो नेट लेवल पे अगर आप इनके एबिटा मार्जिन देखोगे ना, क्योंकि कुछ जो भी इनके फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह को आप काट के निकालोगे, तो इनके जो एबिटा मार्जिन के नंबर है वो लगभग आप मान लीजिए 10-11% के आसपास है। तो ये तो पूरा इनका बिजनेस हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से ये लोग आगे किस तरह से काम करने की बात करते हैं। तो जो मैंने बताया आपको इनके फैसिलिटी के बारे में, जो कि क्या नाम है इनका, नीमराना जो जगह है राजस्थान में, वहाँ पे इनकी फैसिलिटी है। तो वो जो आपकी इनकी कैपेसिटी है लगभग अभी 65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। अब देखिए, उसकी जो नेट एक मैक्सिमम कैपेसिटी ये लोग कहते हैं कि लगभग 85% उसकी हो सकती है, क्योंकि 100% तो किसी प्लांट की कैपेसिटी होती नहीं है। तो अब ये लोग आगे की इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने ये नोटिस किया कि भाई जो इंडिया का इनका पूरा मार्केट है वहाँ पे इनको मार्जिन तो अच्छे मिलते नहीं है। धीरे धीरे ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाने की बात करते हैं। तो वहाँ पे जैसे डेनिस बटर कुकीज, रस्क वगैरह इस तरह की चीजें ये लोग बनाएंगे आगे जाके। अब उसके बाद इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, लगभग 25 से 30% बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली जो बिजनेस का डायरेक्शन है ना वो कैसे चेंज हो रहा है, वो आपका देखिए, जो रेवेन्यू मिक्स है अभी इनका लगभग 75-25 मान लेते हैं, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक। तो ये जो रेवेन्यू मिक्स है आने वाले 2 या 3 साल में FY 28-29 तक का टाइम देते हैं ये लोग, तो वहां पे जो इनका रेवेन्यू मिक्स है वो पूरा चेंज हो जाएगा। ये लोग कहते हैं लगभग 50% आपका डोमेस्टिक से आएगा और 50% आपका ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट कह लीजिए, वहां से आएगा। तो देखिए, दो बातें हमने की, एक तो इनका डोमेस्टिक का रेवेन्यू बढ़ रहा है, दूसरा आपका उससे क्या होगा, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे तो आपकी ग्रॉस मार्जिन आपकी इंप्रूव होगी। तो कंपनी में कुछ वैसे ही गाइड करता है कि हमारा जो एबिटा मार्जिन से अभी लगभग 10% है वो बढ़ के 14-15% के आसपास हो जाएगा, बिकॉज आपकी ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ेगी, वो आपकी बढ़ के 25-30% हो जाएगी, जो कि अभी आपकी 10-15% के बीच में चलती है। तो ये चीजें, अब देखिए, आपको मार्केट में टैपिंग करना है तो आपको नई नई ज्योग्राफीज में जाना पड़ेगा। तो किस ज्योग्राफीज में जाने की बात करते हैं, तो जैसे अगर आपने वो आरबीजेड ज्वेलर्स देखा है, गुजरात बेस्ड कंपनी है, वो आपके वहीं पे कुछ स्टोर्स खोल रही है ना, तो कंपनी वैसे ही करती है, अपने जो नियर बाई ज्योग्राफी होती है जहाँ पे ब्रांड रिकॉल आपका अच्छा होता है, वहां पे कंपनी एक्सपांड कर रही है। तो ये कंपनी कहती है, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, गुजरात, फिर आपकी महाराष्ट्र, इन सभी ज्योग्राफी में ये लोग जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की बात करते हैं। ऑल्दो उन्होंने अभी उतना सेल करना स्टार्ट नहीं किया है, जैसे जैसे इनके प्लांट्स आएंगे तो उस पर ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब यहीं पे इनके प्लांट्स के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे मैंने अभी बात किया कि नीमराना जो इनकी फैसिलिटी है वो लगभग 65% कैपेसिटी पे चलता है। तो उसकी जो पूरी रेवेन्यू पोटेंशियल है ना, लगभग मान लीजिए आपकी 200 करोड़ 200-300 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू पोटेंशियल है। अब जो इनका अल्टीमेट एम है, मतलब बाय द एंड ऑफ FY 28 आई गेस, तो वहां पे ये लोग करने की बात करते हैं 2500। तो 2500 कैसे होगा, उसके लिए आपको कैपेसिटी लगानी पड़ेगी। तो ये लोग सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में अपनी कैपेसिटी लाने की बात करते हैं, जो कि 400 करोड़ रुपए के केपेक्स पे होने वाला है। उसमें क्या होगा, उसमें आपकी 100 करोड़ जो आपकी वर्किंग कैपिटल होगी और 300 करोड़ का आपको बेसिकली पूरे प्लांट की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स वगैरह लगेंगे। अब देखिए, यहीं से चीजें क्या होती है, अब देखिए जो छोटी कंपनी है, यहाँ पे इनके लैंड वाले जो भी इनकी परमिट्स वगैरह हैं उनमें इनका डिले हो गया। तो उसके कारण जो प्लांट इनकी आने वाली थी वो आपका अक्टूबर 26 में आने की बात थी। अब उसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, एक्सटेंड किया है FY 28, मतलब 27 के एंड में आएगा और 28-29 से उसकी प्रोडक्शन प्लांट की रैंपिंग अप वगैरह स्टार्ट होगी। तो क्या हो गया, एक तरह से आपने ये देखा कि यहाँ पे अभी तक ये जो हाई ग्रोथ फेज में चल रहा था कंपनी, बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट, वो अब चीजें चेंज हो गई हैं और आपको कुछ समय के लिए आपको स्टैग्नेंट वे में, जब तक वो कैपेसिटी आती नहीं है तब तक आपको थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पे रखना पड़ेगा उस चीज को। तो कुछ उस तरह से चल रही है। तो ये कुछ कंपनी के बारे में। तो अब इनकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो मीनवाइल, अब अगर मैं आपको इनको रेवेन्यू वगैरह के बारे में बात करूँ तो पिछले 2 या 3 साल आप देखेंगे ना, जब से इस कंपनी का IPO आया है, तो सिंस उनका जो प्लांट है उसका रैंप अप हो रहा है, तो वहां से इनका रेवेन्यू के नंबर्स वगैरह काफी आपको इंटरेस्टिंग दिखेंगे, काफी ज्यादा दिखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग इनके रेवेन्यू के नंबर्स को देखते हैं ताकि हमें एक और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सो ये तो मैनेजमेंट अपने बारे में बता रहा है, तो ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। इनकी जो ब्रांड है बेसिकली उसका नाम है रिच लाइट, फंड रेट और क्रंची क्रेज करके इनकी जो बेसिकली ब्रांड्स वगैरह है उसके वाया ये लोग सेल करते हैं। और बाकी चीजें तो हम लोगों ने बात कर ली। सो ये जो मैं इनको बता रहा था, मिस्टर गोयल, गर्ग और मिस्टर टंडन, ये 3 लोग हैं जो इन कंपनी को चलाते हैं। ओके, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने जो प्लांट बेसिकली 2023 में एक्वायर किया है, उसके बाद इन्होंने आपकी एक्सपोर्ट की तरफ काफी अपना ग्रोथ फोकस रखा है और धीरे धीरे इनका रेवेन्यू पोटेंशियल उसी कारण आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो अभी ये सारी चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो मैं बता रहा था आपको कि पूरा इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी, इनका जम्मू कश्मीर वगैरह में भी इनका काफी रेवेन्यू रहता है। और जो इनका आपका ये एक्सपोर्ट सेगमेंट हो गया, आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होगी, वहाँ पे तंजानिया, कोंगो, रवांडा, इन सभी कंट्रीज में ये लोग जाके सेल करते हैं। सो अब अगर हम लोग इनके नंबर्स वगैरह के बारे में बात करें तो लास्ट आप देखिए 2 या 3 साल वहां पे कैपेसिटी का रैंप अप हो रहा है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, तो उसके कारण आपको दिख रहा है इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। अब देखिए, इनका जो मार्जिन है, मैं अभी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उसको लेके नहीं आता हूँ, तो इनका जो मार्जिन है ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ पीक हो चुका है। अब कंपनी यहीं पे अगर जो मार्जिन के बारे में लोग कहते हैं कि जो इनका एक्सपोर्ट मार्केट है
उस चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो देखिए जो इनका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है ना, वो ऑलमोस्ट अब ये समझ लीजिए पीक हो चुका है। जैसे अगर इस साल की मैं बात करूँ, तो मैं आपको बताऊँ अगर नंबर्स, तो FY25 में इनका एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है लगभग 600 करोड़ के आसपास आया था। FY26 में जो इनका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू का टारगेट था, पहले 1100 करोड़ करने की बात करते थे, अभी वो क्या है, इन्होंने पिछले 9 मंथ्स के अंदर ही इन्होंने ऑलरेडी काफी एक लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू कर दिया है, लगभग 800 या 900 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। तो क्या है, इन्होंने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ा दिया है FY26 का, तो वो 1125 करोड़ कर दिया है। तो उसमें क्या है, अगर आप उसमें एक्सपोर्ट देखो ना, तो लगभग एक्सपोर्ट आपका एक्सपोर्ट लगभग 1000 करोड़ के रेवेन्यू को आसपास सर्व कर रहा है। अब देखिए, तो मैंने आपको जो कैपेसिटी के बारे में बताया था आपको कि ये लोग FY28-29 तक अपनी कैपेसिटी को डबल करने की बात कर रहे हैं। मतलब पूरा जो रेवेन्यू पोटेंशियल है 1200 से लेके मतलब 2500 करोड़ करने की बात करते हैं। 50-50% मिक्स रहेगा उसका, तो 50% आपका डोमेस्टिक आएगा, कहने का मतलब 600 से 700 करोड़ आपके डोमेस्टिक से आएंगे, और 600 से 700 आपकी सॉरी मतलब 1200 करोड़ आपका डोमेस्टिक से आएगा और 1200 करोड़ आपकी एक्सपोर्ट से आएगी। अब देखिए, एक्सपोर्ट में उन्होंने ऑलरेडी अभी लगभग 1000 करोड़ कर लिया है। तो आप ये देख रहे हो ना कि आने वाले 2 या 3 साल में जो एक्सपोर्ट में पोटेंशियल है ग्रो करने का, वो काफी कम हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट खुद ही गाइडेंस दिया है आने वाला 2 या 3 साल में जो बिजनेस की पूरी ट्रैजेक्टरी है वही चेंज हो रही है। बिजनेस क्या है आपका, एक्सपोर्ट से चेंज होकर डोमेस्टिक की तरफ बढ़ रहा है। तो ये लोग एक्सपोर्ट में आगे बढ़ती हुई चीजें नहीं देख रहे हैं, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए वहां पे कुछ फ्लैटेस्ट ग्रोथ चीज देख रहे हैं वो लोग, है ना। तो कुछ उस तरह से देखना है, तो पूरा इनका रेवेन्यू पोटेंशियल डोमेस्टिक से आएगा आने वाले समय में। तो आपको बिजनेस को कुछ उस तरह से देखना है। तो यहीं पे आप देखिए, अभी तो मैंने ये बोला कि इनकी जो प्लांट आने वाली है 400 करोड़ की, उस प्लांट को आने में डिले है ना, लगभग 1 से 1.5 साल का डिले है, लगभग 2 साल मान लीजिए। तो इस दौरान इनकी जो पुरानी कैपेसिटी है लगभग 65% पे चल रही है, और उससे क्या है, उससे आपकी जो रेवेन्यू पोटेंशियल है लगभग मान लीजिए 200 250 करोड़ के बीच में उसकी रेवेन्यू पोटेंशियल होती है। और वहीं पे मैं अगर आपको बताऊं कि FY26 में इनका जो डोमेस्टिक मार्केट है, वहां से कितना रेवेन्यू करने की बात करते हैं, लगभग 125-130 करोड़ करने की बात करते हैं। तो अब यहीं पे जो ये लोग डोमेस्टिक में अपनी एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ अगर मैं डोमेस्टिक सेगमेंट को देखूं, तो ये लोग कहते हैं कि FY26 से 27 के बीच में हम लोग अपने रेवेन्यू को डबल कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, अच्छे से समझिए इसको। FY25 में ये लोग 125 करोड़ करने की बात करते हैं, तो FY26 में ये लोग बोलते हैं कि लगभग हम लोग वहां से 250 करोड़ के आसपास आपका डोमेस्टिक रेवेन्यू करेंगे। बट यहीं पे आपको ये चीज पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करना है कि ओवरऑल जो इनका रेवेन्यू है उसमें तो आपका डोमेस्टिक सिर्फ 15 से 20% है ना। तो FY26 से FY27 के बीच में आपको जो रेवेन्यू में जंप दिखेगा वो आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। अब देखिए, तो मैनेजमेंट इस चीज को कैसे बोलता है कि हम इसको टैकल कैसे करेंगे। तो ये लोग कहते हैं कि इनका जो पुराना प्लांट है, जो आपका राजस्थान वाला प्लांट है, वहां पे ये लोग कहते हैं हम लोग कुछ न्यू लाइंस लेके आ रहे हैं जो 15 से 20 करोड़ के केपेक्स पे होने वाला है, जो कि ऑफकोर्स इंटरनल अप्रूवल से होगा। उससे क्या होगा, उससे कंपनी कहता है कि हम लोग जो इनका रेवेन्यू पोटेंशियल है लगभग 200-250 करोड़, उसको बढ़ा के 300-350 करोड़ कर देंगे। अब हमको पता है कि लगभग वो 85% पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलेगा। तो उसके उसके एस्पेक्ट में अगर आप निकालोगे ना, तो FY27 में अगर मान लेता हूँ मैं मैक्स आउट भी कर देता हूँ उस कैपेसिटी को, तो लगभग 300 करोड़ वो लोग अपने पूरा रेवेन्यू कर सकते हैं। तो FY27 की बात कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो पूरा रेवेन्यू की ट्रैजेक्टरी है ना FY27 में, वो जो मैंने रेंज निकाला था, तो लगभग 4% से लेके 10-15% के बीच में आने वाली है। टेकिंग एवरी केस, मतलब अगर मैं वर्स्ट केस से लेके बेस्ट केस भी लेके चलूँ, बिकॉज इनकी नई प्लान तो आई नहीं है ना। तो FY27 जो होने वाला है इनका एक, आप ये समझ लीजिए जो आपको एब्रप्ट रेवेन्यू इंक्रीज दिखाया ना पिछले कुछ सालों में, वो रेवेन्यू का इंक्रीज आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो आपको कुछ उस तरह से कंपनी को देखना है। और अगर मैं कुछ आपको नंबर्स वगैरह के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए, यहीं पे आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। तो देखिए, अभी आपने देखा कि लगभग 75 से 80% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। आपको पता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो होती है वहां पे आपकी टैक्स रेट कम होती है, तभी तो वो गोल्डन वीजा वाली बातें चलती है ना। तो इनका जो टैक्स रेट है ना, वो अभी कम है, लगभग आई थिंक सिंगल डिजिट में है। तो जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, तो वहां पे आपको ये देखना है कि इनका जो टैक्स वाला एस्पेक्ट है ना, वो बढ़ जाएगा। जैसे इंडिया में लगभग 25% पे सभी कंपनियों का टैक्स रेट रहता है, तो आपको टैक्स रेट बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरा चीज क्या है, केपेक्स की तो हमने बात की, तो केपेक्स आपको करना है तो साथ ही साथ आपको फंडिंग भी रिक्वायरमेंट होगी ना, तो फंडिंग आप कैसे करोगे। तो कंपनी पिछले कुछ समय में भी अपना इक्विटी डाइल्यूट किया है बाय द मेथड ऑफ आई थिंक प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो अभी कंपनी क्या कहता है, कंपनी का जो स्ट्रेटजी है, ये लोग डेप्ट लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो एक चीज उससे ये अच्छी है कि आपको, चलिए मान लेता हूँ आपको इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आएगा, बट चीजें वहीं पे कहीं खत्म नहीं होती है। अब कंपनी को 400 करोड़ का केपेक्स करना है, ठीक है। तो अभी इनका जो पैट आता है, पैट इनका लगभग भाई 100 120 130 करोड़ के आसपास आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जितना आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपका जो केपेक्स उससे मच लार्जर है। तो आने वाले समय में कंपनी भी कुछ ऐसा ही कहता है कि जून जुलाई के आसपास उनको अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। और दूसरा चीज क्या है, कंपनी खुद से भी कैपिटल इन्फ्यूज करेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। प्रोमोटर जो है अपना खुद का पैसा डालना चाह रहा है कंपनी बिजनेस के अंदर, विद सोर्स की वो लोग बिजनेस को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस तरह की बातें। सो उस तरह से देखना है। तो कंपनी एट द सेम टाइम आपको दिखेगा कि इनका इक्विटी डाइल्यूट होगा, तो उससे ईपीएस में आपको ग्रोथ को कम दिखेगा। तो वो पैरामीटर भी आपको लेके चलना है।
इसके अलावा अब देखिए, सिंस आपने ये देखा कि इनकी जो वर्किंग कैपिटल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो कंपनी आपको दिख रहा है हाई ग्रोथ फेज में है, तो इनका और एट द सेम टाइम कंपनी हैवी केपेक्स भी कर रहा है, तो आपको दिख रहा है ये कंपनी कैश जनरेटिंग तो है ही, ठीक है, तो कैश तो जनरेट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम उसका एक लार्ज चंक ऑफ जो पैसा है इनका, वो आपका इन्वेस्टिंग में चला जा रहा है। तो इसी कारण आप देखेंगे पिछला अगर आप फाइनेंशियल ईयर देखोगे ना FY25, तो वहां पे आपको दिखेगा कि लगभग 100 करोड़ से भी ऊपर इनका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया है, मतलब इन नेगेटिव। ऑफ कोर्स कहने का मतलब क्या है, इन्होंने केपेक्स में एक्सपांड किया है। अब अब एक्चुअली देखिए केपेक्स अभी तक आया नहीं है, तो वो पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है, वो पैसा पूरा आपका वर्किंग कैपिटल में खर्च हुआ है। अब देखिए आपको प्लांट को रैंप अप करना है, जो इनकी पुरानी वाली प्लांट है, नीम राना वाली जो प्लांट है राजस्थान में, उसको आपको रैंप अप करना होगा ना, उसके लिए आप एडिबल ऑयल्स लेके आओगे, पाम ऑयल वगैरह लेके आओगे, फिर आपके फ्लोर मैदा वगैरह ये सब चीज लेके आओगे, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल लगेगी। तो कंपनी का जो वो फंडिंग ली है इन्होंने, वो पूरा वर्किंग कैपिटल में गया है। अब आने वाले समय में जो भी लोग नीम राना वाली प्लांट के बारे में, सिकंदराबाद वाले प्लांट के बारे में भी बोलते हैं, तो वहां पे कहते हैं कि 400 में से 300 करोड़ तो आपका प्लांट में जाएगा और 100 करोड़ आपका वर्किंग कैपिटल रहेगा। तो आपकी वर्किंग कैपिटल इस कंपनी की आपको स्ट्रेच होते हुए रहेगी। तो वो चीज तो ऑफकोर्स रहेगा ही, क्योंकि आपको छोटी कंपनी है, आपको स्केल नहीं है, तो आपको, और एक आप हाई ग्रोथ फेज में चल रहे हो, तो आपको एक्सपांड करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ उस पैरामीटर पे देखना है इस कंपनी को। और अगर मैं कुछ और बातें करूं, तो देखिए अभी और जो इनके मार्जिन इंप्रूव होने का ट्रैजेक्टरी क्या है, तो देखिए आपने वो बीकाजी भुजिया वाली कंपनी, वेक्टर फूड्स, और जितने भी हमने टाटा कंज्यूमर या फिर जो आपके ये और भी कंपनियां हैं ना FMCG वाली, उन सभी कंपनियों को देखते हैं, तो उसमें आपको ये मालूम चलता है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं पिछले कुछ सालों में, आपने पूरी कमोडिटी साइकिल देखी, सब जगह में ये इशूज रहे हैं। तो इनकी रॉ मटेरियल क्या होती है, पाम ऑयल होती है। अब आपको पता है कि इंडिया से आई थिंक 60% से ज्यादा अपना पाम ऑयल ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो ये जो बेसिक रॉ मटेरियल है, वो तो आपके इस कंपनी के लिए भी यूज होना है। तो अभी ये लोग जो रॉ मटेरियल है, बेसिकली पाम ऑयल वगैरह हो गया, ये लोग कैसे परचेस करते हैं, सिंस छोटी कंपनी है, डायरेक्टली इंपोर्ट करते नहीं है, तो इंडिया में जो ट्रेडर्स होते हैं, उनसे ये लोग बेसिकली अपने पाम ऑयल्स वगैरह को लेके आते हैं। तो वहां पे क्या होता है, इनको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। तो भविष्य में ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आगे जाके जब इनका स्केल बढ़ा होगा और जो नई प्लांट आएगी, वहां पे अपना जो पाम ऑयल है वो लोग डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे, तो वहां पे भी एक मार्जिन इंप्रूव होने के लीवर है। दूसरा चीज क्या है, इनकी जो नई कैपेसिटी आ रही है, वो एक मच लार्जर कैपेसिटी है, क्योंकि आप मान लीजिए ना, जो पुरानी प्लांट है, अगर ये नई लाइन लग भी गई, तो उससे जो पूरा पोटेंशियल आने वाला है, वो आपका लगभग 300 करोड़ के आसपास आएगा। और जो नेट रेवेन्यू करने की बात करते हैं, वो लोग तो आपका 2500 की बात बोलते हैं ना। और कुछ ऑफकोर्स उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी होगी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, इंडिया में भी होगी, बट हैविंग सेड दैट कि वो कैपेसिटी काफी ज्यादा है, तो वहां पे आपको ऑपरेशन ऑफ स्केल मिलेगा, तो वहां पे आपके मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस है। फिर तीसरी चीज, ये लोग ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे नया प्लांट आएगा, तो कुछ जो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, उन चीजों को हटा के वो खुद अपने प्लांट में करेंगे। तो उससे भी क्या है, आपको थर्ड पार्टी को अपना ये मार्जिन वगैरह शेयर नहीं करना पड़ेगा, तो वहां से भी आपको ये मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस है। उसके अलावा आप देखेंगे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा ही रहे हैं ये लोग। तो ये सारे कुछ लीवर्स हैं जिससे इनके पूरे मार्जिन भी बढ़ेंगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है बिजनेस को लेके। कुछ और अगर पॉइंट्स हम लोग देखें इनके PPT वगैरह से देखते हैं। सो ये हमने नंबर्स तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सो इसके अलावा अगर हम देखते हैं, तो लेट्स सी, ये इनका Q3 का नंबर है। Q3 के नंबर भी आपको कुछ वैसे ही दिखेंगे जैसा इनका पूरा 9 मंथ्स का नंबर है, उसमें भी आपको 40% के ऊपर आपको जंप दिखती है, और जिनका आपको नेट प्रॉफिट है लगभग आपको 95% पे इंक्रीज दिखता है। तो इसके अलावा कंपनी अपने रॉ मटेरियल के प्राइसेस का जो फ्लक्चुएशंस होती है, उसको मैनेज करने के लिए क्या करता है, आपके जो ये होता है ना, बेसिकली प्राइसेस को लॉक इन कर लेते हैं अपने जो जो ट्रेडर्स वगैरह होंगे उनके साथ करते हैं। फिर आप भी देख रहे हैं कंपनी ग्रोथ फेज में है, तो उसी कारण जो कंपनी कहता है अपनी जो ROE ट्रैजेक्टरी के बारे में कहता है आने वाले समय में, तो इनकी ROE अभी जो 15 से 18% के आसपास है, उसको बोलते हैं आने वाले समय में बढ़ के आपका 24 से 25% के बीच में होगा। अब वो होगा या नहीं होगा, वो आपको आने वाले समय में देखना है, क्योंकि जो इनकी नई प्लांट है वो कब आएगा, उसका कैसे रैंप अप होगा, तो काफी समय है ना अभी। अभी तो इनकी प्रेजेंट जो पुरानी प्लांट है वही चल रही है, उसमें कुछ न्यू लाइन्स लगा के ये लोग FY27 की तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। सो इसके अलावा अगर मैं कुछ और आपको बातें करूं, तो फाइनली अभी देखिए पूरी जो ये बिजनेस है आपका नर्चर वेल वाली बिजनेस है, तो आप इसको कैसे, मैं इसको कंपेयर करने के लिए कौन से बिजनेस लेके आऊँ, तो ये जो बिजनेस है आप इसको मधुसूदन मसाला या फिर आपको अन्नपूर्णा स्वादिष्ट है, इस बिजनेस से कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि अगेन वो सारे बिजनेस भी जो है आपके छोटे स्केल से स्टार्ट होकर आए हैं और वो लोग ग्रो करने की बात करते हैं। बट वहीं पे आपने ये देखा कि जब क्या होता है ना, ऐसी कंपनियों को जब प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, रॉ मटेरियल के प्राइस में इंपैक्ट आएगा, तो वहां पे कितना उस प्राइसिंग को सहने की क्षमता है, उसमें अपने मार्जिन को कितने प्रोटेक्ट कर पाएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम कंपनी का नंबर्स तो काफी अच्छा आ रहा है, आपको और क्वार्टर्स में आने वाले समय में इस चीज को देखना पड़ेगा। फिर एक और चीज है, इसके अलावा टैक्स वगैरह के बारे में हमने बात कर लिया। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अब तो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो ठीक है, सारे पैरामीटर्स कंपनी के सही ही चल रहे हैं। वर्किंग कैपिटल आपको ऑफ कोर्स स्ट्रेस दिखेगा, बट हैविंग सेड ऑल दोस थिंग्स, अब इस कंपनी को है ना, अभी देखिए एक्चुअली क्या है ना, मार्केट इस कंपनी को काफी एक्साइटेड हो रखा है, क्योंकि एक तो क्या है, इस कंपनी का आपको वैल्यूएशन जो है आपको आई थिंक 11 या 12 के PE पे भी दिखता है।
और अभी क्या है, जैसे अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर को भी देखोगे ना, तो लगभग आराम से काफ़ी 70-80% के ऊपर ही ग्रो, काफ़ी मतलब हाई पेस पे ग्रो कर रहा है कंपनी। अब देखिए ये जो हाई पेस में आपको ग्रोथ दिख रहा था, वो तो इस पर्टिकुलर ईयर में ग्रोथ दिख रहा था। अब अगर मैं नेट नेट इनका गाइडेंस की भी बारे में बात करूँ ना, आने वाला 2 या 3 सालों के बारे में, तो कंपनी का जो इस साल का रेवेन्यू है 1150 है, नेक्स्ट ईयर के लिए 1200 करने की बात करते हैं। और अगर चलिए मान लेता हूँ उसमें जो इनका डोमेस्टिक से रेवेन्यू डबल भी हो रहा है, उसमें भी खींच के कितना भी लेके चल रहे हैं हम, तो 1250 करोड़ होगा। तो कहने का मतलब है वो सिंगल डिजिट या एट मैक्स सिंगल डबल डिजिट वाला रेवेन्यू पोटेंशियल आता है आपका FY 27 में। अब जो नेट नेट इनका गाइडेंस है FY 28-29 तक का, तो वो वहाँ पे कहते हैं 2400 से 2500 करोड़ करेंगे। तो उस पर अगर आप नेट निकालोगे ना, तो CAGR तो लगभग 30% CAGR आता है। बट वो नंबर देख के मैं आज के डेट में एक्साइटेड नहीं हो सकता, बिकॉज कंपनी का प्लान बनाना है, उस पैरामीटर को लेकर चलना है। दूसरा चीज, मार्जिन इंक्रीज होगा तो आपको पैट में दिखेगा कि उसका जो पैट ग्रोथ है वो आपको एक हायर वे में दिखेगा। तो पैट ग्रोथ आपका 30% 35% के आसपास आने की संभावना है इस कंपनी की। तो उस चीज की तरह से देखना है। बट इस कंपनी को मैं पर्सनली कुछ और क्वार्टर्स के लिए देखना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको पहले क्वार्टर फोर में भी ये लोग ये कहते हैं कि इनका जो पूरा ऑर्डर बुक है वो फुलफिल्ड है। तो देर इज अ हाई एक्सपेक्टेशन कि लोग अपने रेवेन्यू गाइडेंस को मीट करेंगे, जो कि 1150 करोड़ का है, मीट करेंगे या उसको बीट कर देंगे। अभी क्या है, अभी ये कंपनी का केपेक्स सिंस डिलेड है, तो वहां पे आपको जो FY 27 का पीरियड है ना, वहां पे आपको रेवेन्यू ग्रोथ उतना दिखेगा नहीं। तो मार्केट 2 साल बाद वाली चीजों को आज के डेट में कितना फैक्टर इन करेगा, वो पैरामीटर आपको लेके चलना है। और देखते रहेंगे इस कंपनी को। इंटरेस्टिंग कंपनी है। एक रीजनल जगह से शुरू करके पूरा एक्सपांड करने की बात करता है, तो पोटेंशियल तो काफी है। बट अगेन कितना एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उस पैरामीटर को देखना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक अच्छा कर रहा है, आगे भी ट्रैक करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।